नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारत का विचार श्रृंखला में आज हम राइट टू इक्वलिटी पर चर्चा करेंगे और राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल 14 यानी 14 पे चर्चा करेंगे। आप सभी को स्मरण होगा कि हमने प्रिएम्बल पर चर्चा करते समय यानी जो प्रस्तावना हमारे संविधान की है उस पर चर्चा करते समय ये कहा था कि हमारा देश या हमारा राष्ट्र जो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य के रूप में अभिकल्पित है, उसके 4 पिलर्स हैं। जस्टिस पहला पिलर है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी एक पिलर है, एक मजबूत खंभा है जिस पर हमारे उस राष्ट्र की परिकल्पना अभिकल्पित की गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा और जो भारत का विचार के रूप में प्रतिष्ठित है। इक्वलिटी के बारे में हमने ये भी चर्चा की थी, यदि आपको स्मरण हो, नहीं तो पुनः कह दूं कि तैत्तरीय उपनिषद में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की चर्चा की गई है। इसका मतलब हुआ कि वो सभी लोगों की बात करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद जो भारतीय मनीषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अंग है, वह सभी लोगों की बात करता है, सर्वे, और सभी के सुख की कामना करता है, सभी के कल्याण की कामना करता है। तो जो समानता की बात है, जो समाजवाद की बात है, वहीं से उद्भूत होता है, वहीं से निकलता है। लेकिन जो दुनिया में बहुत जगह पे क्रांतियाँ हुई थी, जैसे अमेरिका में जब ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति हुई और उसके पहले तो मैंने मैग्ना कार्टा की भी चर्चा की है 1215 में, तो इन सभी में माना गया था कि जो मनुष्य है सब कुछ तो उसी के इर्द गिर्द है। ये सारी व्यवस्था, सारा नियमन, सारा समाज मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए है, मनुष्य के अधिकारों के बारे में है। तो अगर मैं डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात करूं तो कहता है कि वी बिलीव इन ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। सभी लोग बराबर पैदा हुए। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। ये अलग बात है कि अमेरिका में लंबे काल तक अफ्रीकन अमेरिकन जो गुलामों के वंशज थे उनके साथ काफ़ी भयानक भेदभाव होता रहा। और अभी भी जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं, जो मानते हैं कि जो सफ़ेद रंग है, जो श्वेत रंग है, वह दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ रंग होता है। उसके रंग वाले जो लोग होते हैं वे हर मामले में आगे रहते हैं। वे अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी समाज उस रेस को, उस रेसिलिज्म को नहीं मानता, क्योंकि उसके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से ही यह बात निकल करके सामने आई कि जब ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है, तो इसलिए अगर वे ऐसा कुछ करते हैं तो ईश्वर के विरुद्ध होता है। स्त्रियों को भी उन्होंने मताधिकार नहीं दिया था। तो ये एबरेशंस होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन का जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें इस बात की चर्चा की गई। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई और उस सामंतवाद के खिलाफ ज़बरदस्त क्रांति थी, उसने जो नारा दिया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो नारा हुआ उसमें देखिए इक्वलिटी बहुत महत्वपूर्ण हुई। तो आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का बना था, जो भारत के विचार के श्रृंखला के अंतर्गत एक विचार के रूप में भी सुगठित हुआ था, उसमें है कि राज्य पर्सन्स को द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, बराबरी से मना नहीं कर सकता और हर व्यक्ति को कानूनों का बराबर संरक्षण मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये हम देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया गया 14वें अमेंडमेंट के सेक्शन 1 में उसकी चर्चा की गई। और वो चर्चा इस प्रकार से की गई कि नो स्टेट शैल डिनाई टू एनी पर्सन विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। चूँकि वहाँ पे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य, स्टेट
अपने अपने जो पर्सन्स हैं, कोई भी पर्सन होगा, उसको अपने जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत कानून का बराबर संरक्षण देना मना नहीं कर सकता। और यही नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना और वहाँ पे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, जिसको वैश्विक उद्घोषणा हुई मानव अधिकारों के बारे में, उसके सेक्शन 7 में कहा गया है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी दुनिया में यदि सभ्यता होनी है, यदि दुनिया सुसभ्य मानी जानी है, सुसभ्य समाज बनना है, तो यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति को, और यहाँ देखिए व्यक्ति कहा गया, सिटीजन नहीं कहा गया, मैं इस पर आऊँगा, हर व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार और कानून का बराबर संरक्षण मिलना चाहिए, और कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट इसे मना नहीं कर सकता। हमारे देश में स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। स्टेट कौन है? स्टेट है हमारा पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं, इसको एनी अथॉरिटी कहा गया है, जिसको भी कानून बनाने की शक्ति हो। और कानून की जो परिभाषा है, उस परिभाषा कैसे दी गई है? आर्टिकल 13 के जो अनुच्छेद, अंतिम अनुच्छेद 4 है, उसमें उसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। कोई भी जो लेजिस्लेचर में या संसद में जो कानून बनता है, वह कानून की परिभाषा में आएगा। ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बाई लॉज बनते हैं। हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कार्यपालिका बनाती है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, रूल्स बनाती है। तो इस सब कुछ को जो इन्फोर्स किया जा सकता है, उसे लॉ कहते हैं। तो आप किसी को भी, अगर आपने कोई रूल भी बनाया, तो उस रूल के समक्ष सभी बराबर हैं। अमेरिका में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे प्रोफेसर डाइसी ने इस चीज़ को, कि सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं, रूल ऑफ लॉ कहा, जो दुनिया में माना जाता है। और रूल ऑफ लॉ की 2 शर्तें हमारे यहाँ लागू होती हैं। पहली शर्त है कि राज्य की कोई मनमर्जी नहीं चलेगी, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलेगा। कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कोई आर्बिट्रेरीनेस राज्य का नहीं चलेगा, और लॉ की सुप्रीमेसी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर मनमर्जी पना नहीं चलेगा, यानी मुखेर कानून नहीं चलेगा, तो फिर जो कानून बना है उसकी सुप्रीमेसी होगी। और दूसरा है उस रूल ऑफ लॉ का कि सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं। हालांकि प्रोफेसर डाइसी ने जो तीसरा उसका एलिमेंट दिया था, वो दिया था कि जो संविधान है वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का परिणाम है, रिजल्ट है। लेकिन हमारे देश में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारे देश में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तीसरे फार्मूले के अंतर्गत, तीसरे सिद्धांत के अनुसार नहीं आता है। लेकिन जो दो प्रोफेसर डाइसी ने दिए कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी मनमर्जी पना का नहीं होना, मनमानी पने का नहीं होना, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये 2 चीज़ें हैं जो हम इसको रूल ऑफ लॉ की बात कहते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमने एनी पर्सन कहा है। हु इज़ द पर्सन? पर्सन नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन भी होता है। हम आप जो बातें कर रहे हैं, हम नेचुरल पर्सन हैं, लेकिन लीगल पर्सन कौन है? कंपनी, कॉरपोरेशंस, पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जो लॉ से क्रिएट हुआ वो भी पर्सन है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी, अगर उसके लिए कोई कानून बना हुआ है, तो सारी कंपनी उस कानून के अनुसार बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कॉरपोरेशन को सरकार का संरक्षण ज़्यादा मिले और उसी कानून के तहत दूसरे को संरक्षण कम मिले। सबको बराबर मिलना है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा तो हो नहीं रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत का विचार यह है कि चाहे लीगल पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर हमारे देश में वो काम कर रहा, हमारे देश में मौजूद है, तो उसे कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार है, कानून के बराबर संरक्षण का अधिकार है। ये बहुत तयशुदा बात है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम जो कमज़ोर वर्ग हैं या ख़ास तरीके के क्षेत्र हैं या ख़ास तरीके के लोग हैं,
उनके लिए अलग कानून नहीं बना सकते। इसको कहा गया है कि हमारे इस राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके हम भिन्न भिन्न क्लासेस के लिए कानून बना सकते हैं और उस क्लास के लोग उस कानून के अंतर्गत बराबर माने जाएंगे और उसका बराबर संरक्षण उनको मिलेगा। लेकिन यह क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, कलरेबल नहीं होना चाहिए। रीजनेबलनेस और कलरेबलनेस का क्या मतलब हुआ? रीजनेबलनेस का मतलब यह है कि जिस उद्देश्य से हम बना रहे हैं वो क्लासिफिकेशन उस उद्देश्य के साथ मेल खाना चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एक आदमी के लिए कानून बना दिया। और ये रीजनेबलनेस का जो फैसला है ये कोर्ट करता है। ये हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत शक्ति दी गई है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है। और अभी आपको स्मरण होगा, मैंने एक कार्यक्रम भी किया था और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जजमेंट दिया गया था 1973 में केशवानंद भारती केस में, उसको बदल दिया जाना चाहिए। यह राइट टू इक्वलिटी उसी बेसिक फीचर का पार्ट है। वो नहीं चाहते कि मनुष्य को इक्वल माना जाए। कहते हैं कि जो चुनी हुई संसद है उसने जो भी किया, जो भी कानून बनाया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर संविधान में इजाज़त नहीं दिया जा रहा है तो उसके कारण मौजूद हैं, क्योंकि संसद अगर उस तरह की कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी जो मनमर्जी चलाना शुरू कर देगा तो उसके ऊपर तो किसी का लगाम नहीं रहेगा। और मैंने ये भी कहा था एक बार प्रियम्बल पर चर्चा करते समय और उसके पहले भी सर्वोच्चता पर चर्चा करते समय कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और जनता में जो सॉवरेनिटी है वो जनता में स्थित है। जनता चुनती है अपनी सरकारों को, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को। तो जिसको चुनती है वो जनता के ऊपर हावी कैसे हो जाएगी? वो जनता की मालिक कैसे बन जाएगी? वो जनता की मालिक नहीं बन सकती, वह जनता की सेवक बन सकती है। इसलिए रीजनेबलनेस कौन टेस्ट करेगा? कोर्ट टेस्ट करेगा। अगर कानून ऐसा बना हुआ है, किसी कहा गया है कि हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया हुआ है, अगर कोई जाके बोलते हैं नहीं ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, तो भेदभाव पैदा करने वाला है, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के रिट जुरिस्डिक्शन के तहत और आर्टिकल 32 के तहत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को उसमें पावर दिया गया, शक्ति दी गई है, वही इसको देखेंगे। और कलरेबल क्या है? आप किसी ग्रुप विशेष को, समूह विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई कानून बना दें और बोलें कि ये तो ठीक है, उसको कलरेबलनेस की भी जांच न्यायालय करेगा और न्यायालय जैसा मैंने कहा वो करेगा और इस प्रकार से चीज़ों को तय किया जाएगा। तो भारत का विचार बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे। एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? आपको जानकारी होगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 बी एंड सी है, जो कहता है कि जो देश की जो संपदा है, द नेशनल रिसोर्सेज शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन लॉ, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डिक्लेरेशन यही हमारा, इकोनॉमिक जस्टिस भी है यही, और यही समाजवाद की आधारशिला भी है। और हर व्यक्ति को निश्चित तौर से लाइवलीहुड का पूरा अधिकार होना चाहिए। यह नहीं कि आप किसी व्यक्ति को लाइवलीहुड नहीं हो, मोनोपोली हो जाए, कुछ लोग जो है सो राजा बनते चले जाएं। हम राजा को नहीं बनने देना चाहते संविधान के मुताबिक। ये भारत के जनता का विचार रहा है और उसी का अभिव्यक्ति हमारे संविधान में हुई है। सब व्यक्ति बराबर हैं। अगर कोई धनी भी हो सकता है, हम संविधान किसी के धनी होने पर बाधा नहीं पैदा करता, लेकिन गरीब अगर रहेगा कोई तो उसको उठाने की बात करता है, अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। तो वैसी दशा में अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून के रीजनेबलनेस की तो जांच हो सकती है, लेकिन इस आधार पे उसे हम खारिज नहीं कर सकते कि वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। ये आर्टिकल 31C फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, इसी मकसद से डाला गया। 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको डाला गया और 42वें संविधान संशोधन में उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। तो ये एक अंतर है। दूसरे और भी अंतर, जैसे आप फौज में हैं,
अगर आप फौज में हैं तो स्वाभाविक है फौज के कानून आप पे लागू होंगे, आपके अंदर सामान्य कानून नहीं लागू होंगे। आप पुलिस में हैं तो आपको अधिकार है लोगों को अरेस्ट करने का अगर उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। लेकिन अगर आप पुलिस में नहीं हैं तो आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप जो जनता है, आम जनता भी है, जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, वो उस व्यक्ति को अप्रहेंड करेंगे और वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे। लिंचिंग का अधिकार नहीं है। इस देश में जो कई जगहों पे लिंचिंग हो रही है, अभी हरियाणा में लिंचिंग हुई है और पीटने के बाद कुछ नौजवानों को, 2 नौजवानों को गाय के तस्करी के आरोप में, जबकि वहाँ न गाय है न तस्करी हो रही है, थाने ले जाया गया अधमरा करके, और थाने ने इनकार कर दिया लेने से, और बाद में उनकी जली लाश मिली है। ये निश्चित तौर से राक्षसी प्रवृत्ति है और ये हमारे संविधान के बिल्कुल विरोधी प्रवृत्ति है। सामान्य व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि होता है तो उस आरोपी को पकड़ के पुलिस में देने का अधिकार है, न कि उसको लिंच कर देने का अधिकार है। लेकिन पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार है, पुलिस को भी मारने पीटने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये सब एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर इमरजेंसी लगी होगी, इमरजेंसी लगती रहती है, लगी थी बहुत पहले। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है, लेकिन अगर घोषित इमरजेंसी होगी तो उसमें ये राइट टू इक्वलिटी कुछ समय के लिए ज़रूर सस्पेंड हो सकता है। हालांकि उसमें भी काफ़ी विवाद हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नागरिकों का प्रमुख अधिकार है। लेकिन फिर भी जो कानून के प्रावधान बने हुए हैं, मैं उसे आपके समक्ष रखने की केवल कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेनका गांधी केस में ये बात कही गई। मेनका गांधी का केस हुआ था जो 1978 में उसका एक फैसला आया। उनको पासपोर्ट वगैरह में कुछ परेशानी की जा रही थी। उसमें जस्टिस भागवती का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 14 है वह राज्य की मनमर्जी को रोकता है। आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन एंड इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस विच लीगली एज वेल एज फिलोसॉफिकली इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी और नॉन आर्बिट्रेरीनेस परवेट्स आर्टिकल 14 लाइक ए ब्रूडिंग ऑमनीपोटेंस। यानी वो बिल्कुल सर्वव्यापी है। ये मनमर्जी नहीं होनी चाहिए, किसी की मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, इस राइट टू इक्वलिटी को हमने समझने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में बात आ सकती है कि अभी तो दिखाई पड़ता है कि कुछ लोगों के लिए कानून है, कुछ लोगों के लिए कानून नहीं है। वे कहेंगे कि इसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो भारत के विचार के विरुद्ध यदि कहीं भी आचरण होता है तो आप में से जो लोग, हम में से जो लोग भारत के विचार पर यकीन रखते हैं, संविधान पर यकीन रखते हैं, उनको संविधान को बचाने के लिए, भारत के विचार को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो अथॉरिटी, चाहे वो सरकार की अथॉरिटी हो, एजेंसी हो, अगर इनका वायलेशन करती है, इनके विरुद्ध आचरण करती है, काम करती है, हमें प्रतिरोध करना चाहिए, हमें सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना भी हमारा अधिकार है, हमें इस बात को समझना चाहिए। और अगर हमने सवाल पूछना शुरू किया तो निश्चित तौर से जो गलत लोग करना चाहते हैं, जो सरकारी एजेंसीज गलत काम करना चाहती हैं, जो अपने को समझते हैं कि वे भगवान हो गए हैं। हम तो प्रशासन में रहे हैं, हमने कभी अपने को नहीं समझा भगवान हो गए हैं। लोग आके सवाल पूछते थे, हमें जवाब देना पड़ता था। इसलिए मैं उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी, कोई भी एजेंसी, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी संस्था भगवान नहीं हो सकती। वह संविधान के अंतर्गत उसको काम करना है और जनता को उससे पूछने का अधिकार है। इसलिए हमें पूछना चाहिए। और ये इक्वलिटी की बात हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए, हमें समाज से शुरू करनी चाहिए। यदि आम जनता के रूप में हम ही लिंच मॉब के हिस्से हो जाएंगे, हम ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ फैलाना शुरू करेंगे, हम ही जो है सो गलत सलत बातें समाज में करना शुरू करेंगे, तो हम कैसे सवाल उठा सकते हैं। इसलिए हमें अपने में भी झांकना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें एक रास्ता बताता है, भारत का विचार एक रास्ता बताता है चलने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए, और चलने का दायित्व तो हम ही सभी लोगों का है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप पसंद जरूर कर रहे होंगे सुनने के बाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरा अनुरोध होगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें, उसमें घंटी रहती है उसको बजाएं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे कार्यक्रम की जानकारी मिल जाया करेगी। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो, अपना कोई फीडबैक देना हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले और कार्यक्रम को ठीक करने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।